नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बीजेपी ने 25 मिनट में यह समझाया कि प्रधानमंत्री पर कितना बड़ा खतरा था। बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया, प्रधानमंत्री की मिनट टू मिनट डिटेल का ऑन कैमरा प्रेजेंटेशन दिया। तो क्या वाकई माने कि खतरा था और बहुत बड़ा खतरा था? मोदी की सिक्योरिटी लैप्स वाले मामले में किन दो बड़े नेताओं का नाम आ रहा है? पंजाब के एक नेता ने क्यों कहा कि जैसा राजीव गांधी के साथ हुआ, जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता था? फ्लाईओवर पर मोदी की गाड़ी की बाईं तरफ कौन सा खतरा था? जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पीछे की तरफ मुड़ा तो कार की राइट साइड में कहां से हमला होने का डर था? प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हुए खिलवाड़ पर हर रोज नए नए सबूत आ रहे हैं। आज हमारे हाथ भी कुछ नए और एक्सप्लोसिव सबूत लगे हैं। मोदी के सामने प्रदर्शनकारी कहां से आए, कैसे आए, कौन लेकर आया, किसके ऑर्डर पर लाया गया, एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। पूरे मामले की जांच अभी चल रही है, मगर फ्रेश और विस्फोटक सबूतों के साथ शुरुआती रिपोर्ट यहां है। मोदी हाई रिस्क जोन में थे। प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर मोदी के एक एक मिनट पर दुश्मनों की नजर थी। हवा से मोदी निशाने पर थे, जमीन से भी हमला हो सकता था, आसपास मौजूद इमारतों की छतों से भी बड़ा खतरा था। फ्लाईओवर के आसपास बड़े बड़े पेड़ों पर स्नाइपर्स की तैनाती का डर था। यकीन नहीं होता तो सबूत नंबर 1 देखिए। ठीक इसी जगह नरेंद्र मोदी की कार और एसपीजी के जवान तैनात थे। कार की बाईं तरफ बड़ी बड़ी इमारतें साफ नजर आ रही हैं। सबूत नंबर 2 देखिए। मोदी की कार जिस लोकेशन पर खड़ी थी और जहां से यू टर्न लेकर पीछे की तरफ मुड़े, वहां सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ साफ देखे जा सकते हैं। ये एक्सप्लोसिव खुलासे हैं। बीजेपी ने खुद अपना फैक्ट चेक किया। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। तो क्या मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ सुनियोजित था? प्रधानमंत्री जी का काफिला, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर ड्रोन के पकड़ में भी थी। कोई भी एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन अंदर आ सकता था। जहां प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्लाईओवर पे रुकी हुई थी, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि आसपास अनेकों घर थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, कई पेड़ थे और कई ऐसे स्थान थे जिन पर स्नाइपर अर्थात बंदूकधारी व्यक्ति आराम से अपने आप को छुपा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो वाहन था और खुद प्रधानमंत्री खतरे के घेरे में थे, खतरे के निकट थे। 7 दिन बीत गए हैं, मगर मोदी विरोधी इकोसिस्टम अभी भी पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध पर काल्पनिक वाला कार्ड खेल रहा है। मोदी से नफरत ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी 7 दिनों से हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड तिकड़मबाजी वाला टेक्स्ट चिपका रही है, नई नई कहानी गढ़ रही है। पंजाब की कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती क्यों कर रही है, इसके भी सबूत आ गए हैं। 5 जनवरी वाली घटना का एक नया चश्मदीद कैमरे पर आया है। इस शख्स ने जो विस्फोटक खुलासे किए हैं, वो चन्नी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा इस शख्स की बातें। इसका दावा है कि मोदी के काफिले को रोकने वाले प्रदर्शनकारी खुद नहीं आए थे, उन्हें लाया गया था और फिरोजपुर फ्लाईओवर पर इन प्रदर्शनकारियों को लाने वाला कोई और नहीं, पंजाब पुलिस ही थी। मैं एक ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ अधिकारी रहा, फिरोजपुर जिले का डीसी रहा। मेरा आई विटनेस है कि पुलिस ने खुद लिया के किसान एंटर किवें कर गए, हज़ारां की गिनती दे विच बसां कारां जा रही वेन्यू ते, सो उन्होंने लिया गया ताकि कोई रोक टोक ना सके। फिर उन्होंने सड़क पर बिठा दिता गया, डंडे दे के नारे मारना शुरू करता। सो ये वैल प्लान सी किसानां वालों ते पंजाब सरकार वालों। ये तो इस खुलासे का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
चश्मदीद ने ऑन कैमरा दावा किया कि फ्लाईओवर पर बैठे सारे प्रदर्शनकारियों को काले रंग की फॉर्च्यूनर में बिठाकर बाकायदा एस्कॉर्ट करके स्पॉट पर लाया गया। सारे प्रोटेस्टर्स को मोदी के रास्ते में बिठाया गया और थोड़ी देर बाद काले रंग की वो फॉर्च्यूनर स्पॉट से गायब हो गए। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई खेल तो जरूर है। चश्मदीद के बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਆਈ, ਇਨੋਵਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸੀ, ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਔਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। मोदी को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश का पहला पार्ट चश्मदीद ने बता दिया। आगे आपको कुछ और सबूत भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले आज का दूसरा विस्फोटक बयान सुनिए। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज बहुत बड़ा क्लेम किया है। एक नहीं, दो बड़े दावे किए हैं। ये दावे हैरान करने वाले हैं। बिक्रम मजीठिया का पहला दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई, उनके असैसिनेशन का प्लान बना और इसमें सीधे चन्नी सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी। सारे टॉप ऑफिशियल्स की मिलीभगत थी। सो जेड़ा अफसर प्राइम मिनिस्टर दी असैसिनेशन एक तरीके दी करवाउण च भी कोई ना कोई वो कुछ कर सकते हैं जी, वो कुछ कर सकते हैं, मगर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, राजीव गांधी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ नॉनसेंसिकल गल्लां कर रहे हैं कि मैं पहला छाती च गोली खावां, तू तो छाती च प्लैनिंग कर रहा सी बैठिया, छाती च गोली इन्हां ने खानी किसे लई, ये था सिद्धू ली ने ना खान। तुसीं की समझदे हो कि ये एवें हो गया? इट वाज वेल प्लान्ड टू एम्बैरस द बीजेपी एंड द एंटायर सिस्टम। और ये सारा षड्यंत्र कौन रच रहा है? चट्टोपाध्याय, चन्नी, सुखी रंधावा एंड कांग्रेस पार्टी ठोकोताली। बिक्रम मजीठिया के दावे को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो किसी न किसी आधार पर ही कह रहे होंगे। इनका दूसरा बड़ा दावा तो और भी चौंकाने वाला है। बिक्रम मजीठिया के मुताबिक मोदी की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई जाए, उनके रास्ते में प्रदर्शनकारियों को कैसे बिठाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी प्लॉटिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हुई, चीफ मिनिस्टर चन्नी के दफ्तर में हुई और इसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। गौर से सुनिएगा। जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। आफ्टर अबाउट नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, आप उनके तक पहुंचो ना सर। ये जो क्योंकि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग चीफ मिनिस्टर और पीपीसी के दफ्तर में हुई है, पंजाब को काफी होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई है।
पंजाब की कांग्रेस सरकार पहले दिन से जिस तरह प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच को हल्के में ले रही है, जिस तरह कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध को अपनी जीत बता रहा है, उससे तो यही लगता है कि दाल में वाकई कुछ न कुछ तो काला जरूर है। विक्रम मजीठिया का बयान और नए चश्मदीद सामने आने के बाद परत दर परत मोदी के खिलाफ कोई साजिश के तार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। 5 जनवरी को मकसद सिर्फ मोदी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मोदी की रैली में आ रहे लोगों को रोककर खाली कुर्सियों का प्रचार प्रसार करके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना भी था। और ये बात अब धीरे धीरे सबके समझ में आ रही है, खुलासे होने लगे हैं। नए इतिहास का सृजन, एक सुखद इतिहास का सृजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था। जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग निकले थे, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार के मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अभी तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसैनीवाला साहब जाने वाले थे, वहां जाने से भी उनसे रोका गया। राजनीतिक क्षेत्र में पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था, उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सृजित नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। प्रधानमंत्री के काफिले को सिर्फ फ्लाईओवर पर नहीं रोका गया, उनकी लोकेशन मिनट टू मिनट ट्रैक की गई। अलग अलग वायरल वीडियोस इस बात को साबित करते हैं कि उस दिन कुछ बड़ा करने का प्लान था। मोदी को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र सोच समझकर बना, तभी तो मोदी की एक एक डिटेल लीक की गई। सबूत आपके सामने है। काली गड्डी दे काली गड्डी दे। आखिरकार एक सवाल उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने 20 मिनटों तक, क्योंकि 20 मिनटों के पश्चात प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस आता है, जिन्होंने 20 मिनटों तक प्रधानमंत्री जी के काफिले को फ्लाईओवर के ऊपर रोक के रखा, आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री इस रूट में आने वाले हैं? जो प्रिसाइज रूट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसाइज रूट, हाउ डिड दोज प्रोटेस्टर्स लर्न अबाउट द प्रिसाइज रूट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? सटीक राह, जिस रास्ते पे प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं, वो गुप्त रखा जाता है, वो किसी को बताया नहीं जाता है। इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड। किंतु दुखद विषय है, आश्चर्यजनक विषय है, चिंताजनक विषय है। आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री सटीक रूप से किस समय किस सड़क पर चल रहे हैं, यह प्रदर्शनकारियों को पहले से पता था, वह भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, एक बहुत कम समय के अंदर यह खबर प्रदर्शनकारियों तक पहुंचती है और वो पूरी व्यवस्था के साथ सड़क पर उतर जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले की तस्वीर पूरे देश ने देखी। एसपीजी के जवान थे, मोदी थे, पंजाब पुलिस भी थी। अगर मोदी के काफिले के साथ कोई नहीं था तो वो थे पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के टॉप ऑफिशियल्स। क्या ये सिर्फ संयोग था या बहुत बड़ा सियासी प्रयोग था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे, तीनों नदारद थे। आश्चर्य की बात है, यह कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि एक ही साथ तीनों मुख्य लोग, प्रशासन के तीनों पिलर्स एक साथ मौजूद नहीं होना? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और अ कॉन्स्पिरेसी? यह आप सोच के देखिएगा। प्रधानमंत्री का जो काफिला है, उस काफिले में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों के लिए ईयर मार्क्ड गाड़ियां मौजूद थी। अर्थात जिन गाड़ियों में इन महानुभावों को बैठना था वो गाड़ियां मौजूद थी, किंतु आपको जान के आश्चर्य होगा, वो गाड़ियां खाली थी। उनमें ना मुख्य सचिव थे और ना ही डीजीपी मौजूद थे। ऐसा क्यों?
सारे फैक्ट, सारी तस्वीरें, सारे दस्तावेज, सारे सबूतों से क्लियर है 5 जनवरी का घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ। सब कुछ पहले से फिक्स था, सबकी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिरोजपुर फ्लाईओवर पर पहले से तय प्लान के मुताबिक उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। क्या ये सब कुछ मोदी से नफरत के चलते हुआ? एक बात आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की जो ये एटीट्यूड है, हेट मोदी, मोदी से घृणा, मोदी जी से नफरत, आखिर क्यों? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा के चूक को लेकर इस प्रकार की घिनौनी बातें करना, उनके प्रति इस प्रकार के नफरत को दर्शाना आखिर क्यों? मोदी जी ने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे देश का क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया, इससे क्या बिगड़ गया देश का? कुछ नहीं बिगड़ा देश का। मोदी जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, दलितों को उनका अधिकार दिलाया। क्या उसके कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे? मोदी जी ने अयोध्या में और काशी में हमारी आस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया है। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे, आज संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से न्यायपूर्ण तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे और उनके सुरक्षा में चूक करेंगे? मोदी जी से आप इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें दम तो दिखता है। मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर चले जाइए, 5 जनवरी से लेकर आज तक आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। मकसद ही एक है, मोदी को नुकसान पहुंचाओ, अपना सियासी फायदा करो। साम दाम दंड भेद चाहे जो करना है करो। एंटी मोदी मोर्चे का मोदी विरोधी एजेंडा अभी भी एक्टिव है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर मोदी से सूद सहित हिसाब लेने वाले टेक्स्ट अभी भी लिखे जा रहे हैं। आप इसे फ्लाईओवर की घटना से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन मोदी विरोधी नफरती ट्वीट्स की दुनिया में एक हैशटैग ये भी घूम रहा है। मोदी और बीजेपी पर भरोसे वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो क्या यही बात मोदी विरोधियों को नहीं पच रही? लगता है कुछ ऐसा ही है। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के गौरव होते हैं। 135 करोड़ की जनता के प्रेम के कारण नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रति, उनके वेलबींग के प्रति, कानून के प्रति, नियमों के प्रति अवगत नहीं रहेंगे, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस देश में एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। कुछ विषय राजनीति से ऊपर होते हैं और कुछ विषय राष्ट्रनीति के होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी खेला हो गया, जिसे अखिलेश यादव मेला कह रहे हैं। एक ऐसा दल बदल एक्सपेरिमेंट हुआ है जिस पर बीजेपी भी संभल कर बोल रही है और समाजवादी पार्टी भी बचकर चल रही है। जो नेता कभी मायावती के राइट हैंड थे, फिर योगी सरकार में मंत्री बन गए, अब वो समाजवादी बन गए हैं। सवाल नेताजी का नहीं है, उनकी जाति के वोट का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही जाति के स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही मौर्य समाज का वोट चाहती हैं। योगी आदित्यनाथ जब मंच से 80 बनाम 20% वोट का फॉर्मूला सुनाते हैं, तो इस फॉर्मूले में असली किंग मेकर का रोल किसका है, इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। किस मौर्य में शौर्य है? कौन सूर्य है, कौन अंधकार? बात इसकी नहीं है। बात 32% गैर यादव ओबीसी वोट की है। बात गैर यादव 5% मौर्य वोटरों की है। यूपी के गैर यादव ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। महज 15 मिनट के भीतर अखिलेश यादव का ट्वीट आया और यह भी कंफर्म हो गया कि वो जा कहां रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को फिक्र है। ऐसा क्यों है आगे समझाएंगे, लेकिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया।
क्या वजह है इस इस्तीफे की? हर इस्तीफे के पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ा कारण होता है। पिछले 30 सालों से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होकर के दलितों और पिछड़ों, गरीबों और मजलूमों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं। बड़ी उम्मीद लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में पिछड़े और नीच होने की दुहाई दी थी। तो पिछड़े की भावनाओं के साथ मैं जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया था। लेकिन आने के बाद देखा, सरकार बनने के बाद, सरकार में वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए वोट लेने के लिए तो दलित और पिछड़े इनको बहुत अच्छे लगते हैं। झूम करके दलितों पिछड़ों ने वोट भी दिया। केंद्र और प्रदेश में जबरदस्त सरकार भी बनाई। लेकिन सरकार में आने के बाद इनका रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रहा है। और जिसका समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ सम्मान रखा, बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ आज उचित अवसर पर मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जिसको इस्तीफा पत्र मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेज दिया। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, लेकिन असली वजह कुछ और ही कही जा रही है, वो भी बताएंगे। अब ऐसा हुआ क्या? दोपहर तक तो बीजेपी में सब ठीक था। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में टिकट बंटवारे के लिए मंथन चल रहा था। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप तय कर रही थी किसे टिकट देना है, किसे नहीं। लेकिन उसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बम गिरा और उसका असर चलती मीटिंग पर नजर आया। बीच मीटिंग से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट करना पड़ा और जल्दबाजी में फैसला ना लेने की अपील की। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कोरोना होने की वजह से वर्चुअली मौजूद थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी संगठन महासचिव सुनील बंसल सब मौजूद थे। मतलब पूरी पार्टी की तरफ से संदेशा भेजा गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का जवाब कुछ ऐसे आया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि आप पुनर्विचार करें अपने फैसले का। मैं उनके सुझाव के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं हैं। अपनी सलाह को अपने पास रखें। स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाब से साफ हो गया कि पैचअप की गुंजाइश नहीं है। बात बहुत आगे तक जा चुकी है। और रही सही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी के 3 विधायकों ने बिल्हौर से भगवती सागर, शाहजहांपुर से रोशन लाल वर्मा और बांदा से ब्रजेश प्रजापति के इस्तीफे ने पूरी कर दी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर 3 ओबीसी विधायक का इस्तीफा उस बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर डेंट है, जिसे बीजेपी अब तक यादव वोट बैंक का तोड़ मानती आई है और उसे यकीन हो रहा है कि गैर यादव वोट बैंक उसके साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सरकार से इस्तीफा दिया उस समय दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। बैठक में यह तय हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करें। ट्वीट के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी को समझाने की कोशिश की। बीजेपी को बखूबी मालूम था कि ऐसे ट्वीट से स्वामी समझने वाले नहीं, फिर भी ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्वामी के पीछे खड़े उनके समर्थक और उस जाति के लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि आखिरी समय तक स्वामी को रोकने की कोशिश की गई थी। असल में बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा ये है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को यादवों के खिलाफ गोलबंद करके रखा जाए और वैसे में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक रही नॉन यादव और मौर्य वोटों की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। हालांकि खुद को केशव प्रसाद मौर्य से स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नेता बता रहे हैं, लेकिन वक्त बदल गया है, साथ साथ हालात भी। केशव प्रसाद मौर्य आज की तारीख में यूपी के डिप्टी सीएम हैं, जिन्हें बीजेपी ने 2016 में यूपी में पार्टी का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी में उनका राजनीतिक जीवन 4 साल का है, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल में वो 12 साल रहे हैं। यूपी में ओबीसी वोट करीब 40% है। सबसे ज्यादा यादव, फिर कुर्मी है, तीसरे नंबर पर कुशवाहा और मौर्य। बीजेपी में कई बड़े ओबीसी नेता हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कौशल से 2017 में सबको हैरान कर दिया था और बीजेपी गठबंधन को 315 सीटें मिली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन के नेता हैं, यूपी सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं।
पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और 80 के दशक से राजनीति में हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए थे। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। बीजेपी से पहले लोक दल और बीएसपी में रह चुके हैं। कितने लोग आपके साथ और आ रहे हैं? कितने देखिए, लाखों का जनाधार मेरे पास है। आपने जब बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था तो रमावैया मित्र मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर 6-7 लाख लोगों की भीड़ को आपने देखा है। इसलिए हमें यह नहीं बताने की आवश्यकता कि हमारे पीछे कितने समर्थकों की लंबी कतार है। इसलिए 2 दिन में अंतिम फैसला होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। और यह स्वाभाविक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जिसमें बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। इस्तीफा देने के दिन ही रात 12 बजे तक वो तीसरे पायदान पर चली गई और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 14 साल का उसको वनवास खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया और सरकार में पूर्ण बहुमत के आने के बाद सत्ता में मदमस्त होकर के उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहे। नतीजा हुआ उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात को समय समय पर रखता भी रहा और रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके नाते आज श्री राज्यपाल जी को भेजा गया इस्तीफा पत्र उसका परिणाम है। अखिलेश यादव के लिए गैर यादव वोट हमेशा से ही बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। हालांकि उनके पास केशव देव मौर्य हैं जो कि हमेशा से उनके साथ यात्राएं भी कर चुके हैं और उनके बेहद करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से तोड़ कर लाए हैं तो उनको इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है कि गैर यादव वोट यानी ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको डेंट करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर पहले ही विश्वासघात के आरोप बसपा ने लगाया है। 2016 में जब वो बीजेपी में आए तो उनकी तमाम शर्तें मानी भी गईं। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बदायूं से सांसद बनाया और अपने चहेते को बीजेपी से टिकट भी दिलाया। लेकिन अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं उनके बेटे उत्कर्ष को टिकट मिलना था, लेकिन शायद वो टिकट नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने बगावत कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से पिछली बार बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ऊंचाहार सीट बहुत टफ रही है क्योंकि यहां चौतरफा मुकाबला रहा है और अगर इस बार टिकट मिलता तो भी मामला मुश्किल था। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जब राम मंदिर आंदोलन और मोदी लहर पीक पर थी तब भी ऊंचाहार में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। ऊंचाहार विधानसभा सीट पर 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को मात देकर विधायक बने और अखिलेश सरकार में मंत्री बने। समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे को 61,930 वोट मिले, जबकि उस वक्त बीएसपी के टिकट पर लड़े उत्कृष्ट मौर्य को 59,348। हार जीत का अंतर 2,582 था। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऊंचाहार सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा। इस बार भी समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे लड़े, जिन्हें 59,103 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उत्कृष्ट मौर्य को 57,169 वोट मिले थे। इस बार हार जीत का अंतर 1934 था। पहली चीज तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है, जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। और कहा तो ये जा रहा है कि उत्कृष्ट के लिए सीट जीतना बेहद मुश्किल है और अगर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं तो जीत की गारंटी हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 2 बार के विधायक मनोज पांडे की सीट से अखिलेश समझौता करेंगे? कयास कई लग रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो टिकट कटने की बात हो रही, बहुत सारे लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनके टिकट कटने वाले थे,
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जैसे मायावती ने भी पहले कहा था कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ टिकट मांग रहे बीजेपी। बेटी बेटा की टिकट के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मैं प्रदेश के दलितों पिछड़ों के हितों के लिए राजनीति करता हूँ। और एक बेटी एक बेटा नहीं, 1000 बेटी बेटा उसके लिए मैं बलिदान कर सकता हूँ। बीजेपी के लिए चुनौती स्वामी प्रसाद मौर्य भर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिन 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वो भी बीजेपी की गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर खतरे के संकेत हैं। इसलिए आज बीजेपी मीटिंग में भी नाराज विधायकों से बात कर नाराजगी दूर करने के लिए कहा गया। जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुछ अन्य विधायकों के बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में जाने की खबर सामने आई। जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी आलाकमान सतर्क हो गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ जिन जिन विधायकों का नाम सामने आया जो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, वो सभी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये वो पिछड़ा वर्ग है जिसको लुभाने के लिए पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और ये वही पिछड़ा वर्ग है जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया था। ऐसे में इन पिछड़े वर्ग के नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इनको मनाएं, और साथ ही साथ अगर और भी कोई नेता है जिसके मन में कोई नाराजगी है पार्टी को लेकर या टिकट को लेकर, तो उसको भी मनाने की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को दी गई है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि इन नेताओं की नाराजगी का असर बीजेपी की संभावनाओं पर पड़े और कार्यकर्ताओं के बीच और संगठन में एक गलत संदेश जाए। गैर यादव वोट में सेंध बीजेपी के लिए कितना चैलेंज है, उसे भी समझ लीजिए। यूपी के जातिगत समीकरणों को देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। सवर्ण जातियां 18% हैं, तो वहीं पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिसमें यादव 10, कुर्मी मौर्य 5%, मल्ला 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और 10% अन्य पिछड़ी जातियां। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 19% है। जिन 3 बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनमें शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा सबसे ज्यादा फ्रंट पर दिखाई दिए। लोध जाति से आते हैं जो ओबीसी जाति में 4% के करीब है, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर यही आए थे। ये शाहजहांपुर से बीजेपी के विधायक हैं रोशन लाल जी, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये घर है जहां पे उनके समर्थक बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हो रहे हैं। आज इस्तीफा देने का, चुनाव जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव का ऐलान हो गया, क्या वजह जी? आज इस्तीफा देने की क्या वजह? मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि लगातार उपेक्षा की गई, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, मनमानी चलाई गई। जनता ने सरकार चुनी है। पार्टियां अगर सरकार चुन लेती, पार्टियां अगर सरकार बना लेती, तो जिसको मर्जी हो टिकट दे के सरकार बना ले। जनता चुनती है सरकार, जनता को उपेक्षा हुई है, लगातार उपेक्षा हुई है, किसी की नहीं सुनी गई। 5 साल बाद क्यों आपको लगा कि उपेक्षा हो रही है? तो अरे 5 साल बाद क्यों लगा? आप लोगों को मालूम होगा कि मैं लगातार शिकायतें करता रहा। आपके टीवी चैनल ने भी, प्रिंट मीडिया ने, सबने छापा है। जब शिकायत करता रहा, लगातार शिकायतें की। कौन उपेक्षा कर रहा है? कौन उपेक्षा कर रहा है जी? कौन उपेक्षा कर रहा है? चंद लोग इस सरकार में जो चंद अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी चाहे वो लोक भवन में बैठे हों, चाहे जिला स्तर पर बैठे हों, मनमानी की ये सरकार अधिकारियों ने चलाई है और चंद लोगों ने चलाई। कितने विधायक आपके साथ और हैं जो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप समाजवादी पार्टी में? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाएंगे। बांदा से ब्रजेश प्रजापति कुम्हार जाति से आते हैं, जो करीब 3% है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है, और आगे जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होगा, हम सब लोग उनके साथ हैं। कितने विधायकों ने दे दिया इस्तीफा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ की हम बात करें? इस विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है। आपके साथ नाम, क्योंकि भाई अगर इस्तीफा दिया है तो बातचीत की होगी आपके साथ के लोगों ने, उन विधायकों के नाम भी बताइए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम जैसे तमाम विधायक और प्रदेश की जनता उनको अपना नेता मानती है, और जो भी नेता का निर्णय होता है उसमें सोचा नहीं जाता है, न किसी से बात करने की आवश्यकता समझते हैं कोई भी व्यक्ति, और स्वयं से इस्तीफा दे देते हैं। आप देखते जाइए, संख्या बढ़ती जाएगी। बिल्हौर से भगवती सागर दलित हैं,
और दलित यूपी में 22% हैं। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दिया है। इनका भी कहना है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। हम लोग कैसे जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जो मजलूम समाज के लोग हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं, जो उनका हजारों साल से शोषण किया गया है, जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको कैसे न्याय दिलाया जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और जहाँ इस समाज का हित होगा वो हम लोग निर्णय लेंगे, देखेंगे क्या उचित होगा। बहुजन समाज के जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। मुसहार, बरार, तेली, तमोली, नाई, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, कहार, धोबी, धानुक, विषम जो प्रजा जातियां हैं, जिनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता है। गांव में अब भी जाइए तो सबसे ज्यादा प्रजा जातियों का भी उत्पीड़न है। एक घर है, 2 घर है तो उसको वो गुलाम होकर के रह रहे, तो गुलाम होकर के रह रहे, तो उनको गुलामी से निजात दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बीजेपी की मुश्किल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ये 3 विधायकों ने नहीं बढ़ाई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी ऐलान कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इस्तीफों को लेकर शरद पवार के दावे ने बीजेपी को और भी परेशान कर दिया। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे और ये कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दलित पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल है कि 5 साल तक वो चुप क्यों रहे। उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर की तरह पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी। सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी पिछड़ी जाति दलित विरोधी है तो बीजेपी के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद क्यों है, अपना दल की अनुप्रिया पटेल क्यों है। हम कहते हैं हम मायावती और कांशीराम से सीखे हुए हैं। दलित लोग दलदल में थे, लेकिन जब झंडा टोपी पावर में आ गए तो दलदल से महल में आ गए, आरक्षण उनके दरवाजे पहुंच गया। तो आज उसी सोच के साथ मेरा समाज है, टोपी झंडा नारा लेके आया है। आज नहीं, 2022 की सरकार बनाएंगे, उसी सदन उसी विधानसभा में बैठकर इनका आरक्षण लिवाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग रण से भागने वाले नहीं हैं, इनके जैसा इस्तीफा दे के भाग जाएं। इनके जो कभी इन्होंने अपने समाज को वादा किया था कि हम अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, कभी उन्होंने लखनऊ नहीं लाए। यहाँ जब पिछड़ों को देने की बात आती है तो चिट्ठी की चर्चा होती है। ये कौन सा कानून है संदेश में? भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से आप उठा के देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा 27%, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मूक दर्शक बने रहे पलटू राम मुख्य दर्शक बने रहे। डिप्टी सीएम मांग रहे थे भाजपा से, थमा दिया ठेंगा। मांग रहे थे मंत्री, थमा दिया ठेंगा। अब बनते बनते बन गए एमएलसी, आप एमएलसी बन गए। अरे बिंद के विषय में सोचो, कश्यप के विषय में सोचो, खाली अपने बेटा या अपने बाप बेटा के विषय मत सोचो। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे ने यूपी की सियासत को रोमांचक बना दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में बागियों की लिस्ट हर पार्टी में दिखेगी, लेकिन बीजेपी पर असर ज्यादा होगा क्योंकि उसे दोबारा सत्ता पाना है। कितना समझौता करेगी ये देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।